नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। चुनाव के मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 4 जून को जनता का फैसला क्या होगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस या किसी ऑपोजिशन पार्टी को इतनी सीटें भी नहीं मिलेंगी कि विरोधी दल की मान्यता मिल सके। मोदी ने कहा, यह बात विरोधी दलों के नेता समझ गए हैं, इसीलिए अब छोटी छोटी पार्टियों को कांग्रेस में मर्ज करने की सलाह दी गई है, जिससे कम से कम विपक्ष की मान्यता तो मिल सके। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि 4 जून को बीजेपी की विदाई तय है, सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। वो शर्त लगाकर कह सकते हैं कि बीजेपी को 400 तो दूर 200 सीटें भी नहीं मिलेंगी। अखिलेश यादव ने कहा, 200 तो बड़ी बात है, बीजेपी 140 का आंकड़ा क्रॉस करने को भी तरसेगी। ममता बनर्जी ने भी लगभग यही बात कही। उन्होंने तो गिना दिया कि बीजेपी की सीटें कहां कहां कम हो रही हैं, किन किन राज्यों में बीजेपी हारने वाली है। अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान कर दिया कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी की हार होगी। राहुल गांधी ने तो 4 जून को सरकार बनने के बाद पहला फैसला कौन सा होगा, इसका ऐलान भी कर दिया। इन सब के जवाब में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गलतफहमी में है। 4 जून तो क्या, भविष्य में भी कभी कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि मोदी के नाम की लहर नहीं, सुनामी है। अमित शाह ने दावा किया कि पहले 4 फेज में सरकार बनाने लायक सीटें तो ऑलरेडी मिल चुकी हैं, बचे हुए 3 फेजेज में हम 400 पार करेंगे। और आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी बता दिया कि एनडीए को 400 सीटें क्यों चाहिए। उन्होंने कहा, अगर 400 सीटें मिली तो काशी में ज्ञानवापी की जगह बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनेगा, मथुरा में ईदगाह मस्जिद की जगह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनेगा। हिमंता के बयान पर जमकर विवाद हुआ, इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस का मंसूबा सिर्फ मुसलमानों को आरक्षण देने का नहीं है। कांग्रेस देश के बजट का 15% हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहती है। इस पर भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधी दलों की सीटों के बारे में क्या कहा। आज मोदी ने महाराष्ट्र में कैंपेन किया, नासिक और कल्याण में पब्लिक मीटिंग्स की और इसके बाद मोदी ने मुंबई में रोड शो किया। नासिक की मीटिंग में मोदी ने कहा, 4 चरणों की वोटिंग के बाद विरोधी दलों को हवा का रुख समझ आ गया है। विरोधी दलों के नेता जान गए हैं कि सत्ता में आना तो दूर, किसी विरोधी दल को इतनी सीटें भी नहीं मिलेंगी कि विरोधी दल के नेता की मान्यता भी मिल जाए। इसीलिए अब इंडिया अलायंस के नेता सुझाव देने लगे हैं कि छोटी पार्टियों को कांग्रेस में मर्ज हो जाना चाहिए। एनडीए गठबंधन को कितनी बड़ी जीत मिलने जा रही है, इसका पता यहां इंडी गठबंधन के एक बड़े नेता की बातों से भी पता चलता है। वो जानते हैं कि इंडी गठबंधन का जो मुख्य दल है कांग्रेस, वो कांग्रेस इतनी बुरी तरह हार रही है कि उनके लिए मान्य विपक्ष बनना भी मुश्किल है। इसलिए यहाँ के जो नेता हैं, उन्होंने सभी छोटे छोटे दल जो है, इन दलों को ये सुझाव दिया है कि चुनाव समाप्त होने के बाद इन सभी छोटी पार्टियों ने कांग्रेस में मर्जर कर देना चाहिए, यानी अपने अपने शटर बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये सभी दुकानें उस दुकान में मिल जाएगी तो शायद इतना नंबर हो जाए ताकि वो मान्य विपक्ष बन जाए। और जब ये नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा याद
बाला साहब ठाकरे की आएगी, क्योंकि बाला साहब जी कहते थे जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है उस दिन शिवसेना समाप्त कर दूंगा। मतलब अब नकली शिवसेना का अता पता भी रहने वाला नहीं है। असल में पिछले हफ्ते शरद पवार ने कहा था कि चुनाव के बाद राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों को कांग्रेस में मर्ज करने का सुझाव भी दिया था। मोदी का इशारा शरद पवार के इसी बयान की तरफ था। इसीलिए मोदी ने कहा अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस में मर्ज हो गई तो उन्हें बाला साहब ठाकरे की बहुत याद आएगी। लेकिन जैसे ही मोदी ने 4 जून के नतीजों की बात की तो जवाब लखनऊ से आया। लखनऊ में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने कहा वो इस बात पर शर्त लगा सकते हैं कि बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। खड़गे ने कहा 4 जून को बीजेपी की विदाई तय है। मोदी जी 400 पार पहले से बोलते आ रहे हैं। गनीमत है, हम खुशकिस्मत हैं, वो 600 पार बोले नहीं, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट की संख्या है 543 है, 543। तो इसीलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, कम से कम वो 600 पार नहीं बोले। मैं शर्त लगाता हूँ अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते। अभी तक 4 चरण के चुनाव पूरा हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हिंदुस्तान की जनता ने मोदी जी की विदाई तय कर दी है। पूरे देश का माहौल देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 4 जून को इंडिया गठबंधन नई सरकार बनाने जा रही है। अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को जहां पर वो बीजेपी के मजबूत लोग हैं वहां पर हमारे लोगों को नॉमिनेशन डालने से भी रोक रहे हैं। डरा डरा के आप इलेक्शन करते हो, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं मजबूती के साथ। और ये 4 इलेक्शन के नतीजे देखने के बाद हमें ऐसा है, रिपोर्ट्स आए हैं कि गठबंधन आगे है और बीजेपी पीछे है। खड़गे को जवाब दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। योगी ने कहा देश में पहले मोदी की लहर थी जो अब सुनामी में बदल चुकी है। 4 जून को नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और कांग्रेस 4 जून को तो छोड़िए भविष्य में भी कभी सत्ता में आने वाली नहीं है। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बनकर के सामने आ चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है। इनकी नकारात्मक राजनीति को जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। यूपी में तो कांग्रेस का वैसे भी सफाया है। कांग्रेस का तो इतिहास है, देश को पहले बांटा, फिर जाति मत और मजहब के आधार पर पूरे देश को बांटा, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा। आज फिर उसी प्रकार की विभाजन की राजनीति ये लोग करके देश की पुण्य क्षति करना चाहते हैं। भारत का जागरूक मतदाता 2014 में कांग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है। अब कांग्रेस कभी पुनः देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है। औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है इंडी गठबंधन के अंदर। इस इंडी गठबंधन को जो भारत की बर्बादी की कहानी लिखने की बात करता है और उस प्रकार के दस्तावेज अपने घोषणा पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है, इनको एक सिरे से खारिज करना चाहिए। योगी कह रहे हैं देश में मोदी की सुनामी है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा सुनामी तो है लेकिन बीजेपी के खिलाफ है। 4 जून को बीजेपी 200 के पार नहीं जाएगी
और इसके बाद ममता ने अपना पूरा असेसमेंट जनता के सामने रखा, बता दिया किन किन राज्यों में बीजेपी की सीटें घटने वाली हैं। 4টে পেজ হয়েছে, ওখানে বিজেপি হারছে, আর 3টে পেজ বাকি আছে, তাতেও বিজেপির সিট জেতার খুব একটা সম্ভাবনা নেই। চিৎকার করবে, ইনিয়ে বিনিয়ে মিথ্যে কথা বলবে, ভাওতা করবে, জুমলাবাজি করবে, কিন্তু জিততে পারবে না। শুধু বাংলা নয়, দিল্লিতে এবার হারবে, উত্তরপ্রদেশে হারছে, বিহারে হারছে, রাজস্থানে হারছে, মধ্যপ্রদেশে হারছে, তামিলনাড়ুতে হারছে, কর্ণাটকায় হারছে, কেরালায় হারছে, নর্থ ইস্টার্নে তো ক্যান্ডিডেটই ঢুকতে দেয়নি, হরিয়ানায় কৃষকরাও ঢুকতে দেয়নি বিজেপিকে, কারণ কৃষকরা আন্দোলন করছিল আর ওরা রাস্তাগুলোকে কেটে দিয়েছিল যাতে গাড়ি যেতে না পারে। তো সিটটা পাবে কোথায়, জিতবেটা কোথায়? জেতার অঙ্ক নেই, এখন হারার অঙ্ক। বিজেপি বলেছিল না অহংকার করে ইসবার 400 পার, মানুষ বলছে নেই হোগা 200 পার, এবার হবে পগার পার। जो बात ममता बनर्जी कह रही हैं वही बात अरविंद केजरीवाल ने कही। केजरीवाल ने भी हिसाब किताब लगाकर बता दिया किन किन राज्यों में बीजेपी की सीटें कम होने वाली हैं। 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही है देश में, नहीं बन रही। ये कोई मैं जुमला नहीं फेंक रहा, मैंने कईयों से बात करी है, पूरे देश में फोन कर करके, कर्नाटक में फोन किए, बिहार में फोन किए, यूपी में फोन। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, इनकी राजस्थान में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, महाराष्ट्र में कम हो रही है, यूपी में 10 सीट कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, झारखंड में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है, पंजाब में कम हो, तो सरकार कहां से बन रही है? सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी 4 जून को। केजरीवाल कह रहे हैं बीजेपी को 230 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। ममता और खड़गे ने बीजेपी को 200 तक सीटें दी है, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि यह बहुत ज्यादा है। बीजेपी की गाड़ी 140 से कम पर अटक जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा यूपी में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस 80 में से 79 सीटें जीतेगा, सिर्फ काशी में थोड़ी बहुत फाइट है। भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना पहाड़ चढ़ना था पहाड़ चढ़ चुका है, चोटी से अब उतरना शुरू हो गया है, अब लुढ़कना शुरू हो गया है। उनका काउंटडाउन के साथ साथ माउंटेन डाउन भी शुरू हो गया है। आने वाले समय में 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। भारतीय जनता पार्टी का रथ फंस नहीं गया है, धस गया है, और इसीलिए उनकी भाषा बदली है। इसलिए नकारात्मक राजनीति का समय खत्म हो गया है। लोग और देश की जनता बदलाव चाहती है। मजे की बात यह कि सरकार बनने का जितना भरोसा अखिलेश यादव को है, उससे कहीं ज्यादा यकीन राहुल गांधी को है। राहुल ने आज उड़ीसा के बोलांगीर में यह बता दिया कि 4 जून को नतीजे आने के बाद जब सरकार बनेगी तो पहला फैसला क्या होगा और 4 जुलाई को उसका क्या असर दिखेगा। 4 जून 2024 इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसके एकदम बाद ड्रामा होगा, देखना। उसके एकदम बाद हिंदुस्तान के सारे गरीब लोगों की एक लिस्ट बनेगी। करोड़ों महिलाओं का नाम लिस्ट में होगा। और फिर सुष्मिता साहू जी, होगा क्या मैं आपको बताता हूं। 4 जुलाई को पहली तारीख सुष्मिता साहू जैसी
उड़ीसा में, यूपी में, तमिलनाडु में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में करोड़ों महिलाएं जगेंगी और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगी। धूमधाम से उठेंगी और चेक करेंगी बैंक अकाउंट। और 4 जुलाई को 1 महीने की किस्त 8,500 रुपए उसके बैंक अकाउंट में मिलेगा। लेकिन अमित शाह बिल्कुल साफ साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि पहले 4 चरण के चुनाव में बीजेपी को इतनी सीटें मिल चुकी हैं कि वो अपनी सरकार बना सके। आने वाले बाकी 3 चरणों में इतनी सीटें मिलेंगी कि वो 400 पार पहुंच जाएंगी। चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। अगर आप 30 सीट जिताते हैं तो मैं मेरे मतवा समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर सीएए से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। विरोधी दलों के सारे नेता बड़े जोर जोर से कह रहे हैं कि इस बार मोदी हार जाएंगे, और जब वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं तो कभी कभी लगता है कि इन दावों में कुछ तो दम होगा। लेकिन अगर हम 5 साल पहले किए गए दोनों तरफ के दावों को कंपेयर करें तो समझ में आ जाएगा कि विरोधी नेताओं के जीत के दावे कितने बचकाने हैं। यह मैं आपको सबूत समेत दिखाता हूं। 5 साल पहले 2019 के चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा था मोदी जी घबराए हुए हैं, बीजेपी बुरी तरह हारने वाली है, यूपीए पावर में आने वाली है। हुआ उल्टा, कांग्रेस बुरी तरह हार गई। मैं आपको एक एक डेट गिनवा सकता हूं। 12 मई 2019 को वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने कहा यह नोटबंदी, किसानों की समस्या, गब्बर सिंह टैक्स और राफेल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा गया। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने नफरत का इस्तेमाल किया और हमने प्यार का इस्तेमाल किया, और 23 मई को प्यार जीतेगा। बीजेपी हारेगी। 23 मई को चुनाव के नतीजे आए, बिल्कुल उल्टा हुआ। राहुल और उनकी पार्टी हार गए, बीजेपी जीत गई। 17 मई 2019 को खरगोन की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था अब की बार 300 पार होगा और फिर एनडीए की सरकार ही बनेगी। एग्जैक्टली यही हुआ। अमित शाह के तो कई सारे बयान हैं। जैसे 15 मई 2019 को अमित शाह ने कहा था बीजेपी बंगाल में लोकसभा की 23 सीटें जीतेगी। ममता बनर्जी 13 मार्च 2019 को कह चुकी थी कि बीजेपी को बंगाल में एक भी सीट नहीं मिलेगी। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में क्लीन स्वीप करेगी। ममता गलत साबित हुई, अमित शाह सही साबित हुए। बीजेपी 18 सीटें जीती और ममता की पार्टी 38 से 22 पर आ गई। इसी तरह ममता ने यह भी कहा था कि देश में बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उसके जवाब में 17 मई 2019 के बयान में अमित शाह ने कहा बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी, नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अमित शाह सही साबित हुए। अब मैं आपको अखिलेश यादव के दावों के बारे में बताता हूं। 20 मार्च 2019 को अखिलेश ने कहा था लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी की सारी 80 सीटें हार जाएगी। लेकिन जब नतीजा आया तो एनडीए को 64 सीटें मिली और अखिलेश यादव की पार्टी को सिर्फ 5, बीएसपी को 10, कांग्रेस को 1। ये सब उत्तर प्रदेश के नतीजे थे। इसलिए अगर सिर्फ दावों की बात की जाए तो विरोधी दलों के दावे बिल्कुल गलत साबित हुए। लेकिन मोदी इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करते कि उनकी पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है। वो तो हर हालत में मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते और हर रोज विरोधी दलों को मुश्किल में डालने वाला एक नया मुद्दा उठा देते हैं।
आज महाराष्ट्र की हर रैली में मोदी ने कहा कांग्रेस और साथी दल मुसलमानों को दलित, आदिवासी और ओबीसी का सिर्फ आरक्षण नहीं देना चाहते, बल्कि बजट में भी मुसलमानों को बड़ा हिस्सा देने का मंसूबा पाल रहे हैं। मोदी ने नासिक और कल्याण की रैलियों में कहा कांग्रेस अब बजट को भी मजहब के आधार पर बांटना चाहती है, बजट में भी अपने चहेते वोट बैंक का फायदा देखना चाहती है। मोदी ने कहा कांग्रेस चाहती है कि देश का 15% बजट सिर्फ माइनॉरिटीज पर खर्च किया जाए और कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान है। साथियों, कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। कई साल पहले कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बजट के आवंटन को हरी झंडी दिखा दी थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि बजट का इस प्रकार से टुकड़े करना ये कितना खतरनाक विचार है। और आप जानते हैं कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। मुझे याद है उस समय मैं सीएम था और जब ये बात कांग्रेस ने उठाई थी तो मैंने उसका मुख्यमंत्री रहते हुए पुरजोर विरोध किया था। अब ये सारे पुराने एजेंडे की उसको लागू करने पर तुले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले कान खोल करके सुन ले। मोदी धर्म के आधार पर न बजट बांटने देगा और न ही धर्म के आधार पर आरक्षण देगा। नरेंद्र मोदी के आरोपों ने कांग्रेस को डिफेंसिव पर डाल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा मोदी की बातों पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि मोदी रोज एक झूठ बोलते हैं। खड़गे ने सफाई दी, कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि वो लोगों की संपत्ति का एक्सरे कराएगी, उनकी संपत्ति मुसलमानों को दे देगी। खड़गे ने कहा मोदी जितना राम का नाम नहीं लेते उससे ज्यादा कांग्रेस को गालियां देते हैं। इसके बाद खड़गे ने कहा इतना झूठ बोलने वाले मोदी को अगर जनता फिर चुनती है तो ये देश की बदकिस्मती होगी। मोदी जी उठते ही ये जाति जनगणना देखिए ये लोग कर रहे हैं, वो नहीं घर का एक्सरे कर रहे हैं, घर में क्या है वो देख रहे हैं। यहां तक भी बोले, कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बोला, मैं तो नहीं देखा, उन्होंने ये बोला देखो आपके पास अगर घर में दो, अहमदाबाद में मैं भी था वहां, मैं दूसरी जगह भाषण कर रहा था, उन्होंने भी कर रहे थे, उन्होंने बोले देखिए तुम्हारे घर में अगर 2 भैंस है एक मुसलमानों को देंगे। नहीं, आप सुने नहीं, अगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर इतनी झूठ भी बोलते हैं तो हम क्या कहें। और गालियां तो भरपूर देते हमको, जितना कांग्रेस को गालियां देते मैं समझता हूँ राम का नाम भी उन्होंने उतना नहीं लिया होगा जितना हमारे को गालियां दे रहे हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ हर चीज झूठ, आप कितना झूठ बोलेंगे। और लोगों को मालूम है, इसके बावजूद भी अगर कोई कहता है कि बहुत बड़ा होशियार है, स्टेट्समैन है, अगर कहते हैं तो मैं समझूंगा इस देश की बदकिस्मती है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कितनी भी सफाई दें, लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक विरोधी दलों की अपीजमेंट पॉलिटिक्स को बड़ा इशू बना दिया है। आज बंगाल में अमित शाह ने हुगली और हावड़ा की रैलियों में कहा ममता बनर्जी
मां माटी मानुष का नारा देकर सत्ता में आई थी, लेकिन आज ममता बनर्जी मुल्ला मदरसा और माफिया को बढ़ावा दे रही है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। ममता ने बंगाल में ईद की छुट्टी कर दी और दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी। ये अपीजमेंट नहीं तो और क्या है। ये मां, माटी और मानुष, इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी, मगर मां, माटी, मानुष का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, इमाम को, मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने ना बोल दिया, ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम किया। पूरे देश में रोहिंग्या घुसते हैं, ममता दीदी नहीं रोकती। राम मंदिर का विरोध करती, दुर्गा विसर्जन के परमिशन नहीं देती, और रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देती है। ममता दीदी, हमें इसकी तो तकलीफ नहीं है, 2 छुट्टी आप, मगर हमारे दुर्गा पूजन में क्यों नहीं देती हो? इसका जवाब तो हम चाहते हैं आपसे। ऐसा भेदभाव क्यों है? हिंदू मुसलमान की राजनीति में आज सबसे ज्यादा चर्चा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान की हुई। झारखंड में गिरिडीह की रैली में हिमंता ने कहा, विरोधी दलों के जो नेता बार बार ये पूछते हैं कि एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें क्यों चाहिए, तो उन्हें बताना चाहता हूं कि बीजेपी को 300 सीटें मिली थी तो राम मंदिर बन गया। अब 400 सीटें मिलेंगी तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा और काशी में ज्ञानवापी की जगह पर बाबा विश्वनाथ के भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, सारे लोग ये प्रश्न करता है कि मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। ठीक है, अगर आपका दिमाग में नहीं आते हैं तो थोड़ा हमें आपको समझा देता हूं। हमें 400 सीट क्यों चाहिए? लास्ट टाइम हमारा साथ 300 सीट था। हमने क्या किया? हमने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया कि नहीं किया? किया ना, 100% किया ना। अगर 300 सीट में राम मंदिर का प्रतिष्ठा हुआ तो 400 सीट में कृष्ण जन्मभूमि भी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाना है कि नहीं? मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बनाना है ना। औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बना के दिया था। एक तो बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था अयोध्या में, औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बनाया था। आज अभी समय आया कि नहीं ईदगाह का जगह में वहां में भी भव्य मंदिर बनाने का समय आया है कि नहीं? आप लोग बताइए। बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? कृष्ण जन्मभूमि बनाना चाहिए ना। ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो कांग्रेसी लोग सुन लो, 300 में मोदी जी राम मंदिर बनाया है, 400 में मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएगा और ज्ञानवापी मस्जिद का जगह में मंदिर भी बनेगा। हिमंता की बात को बीजेपी के लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सपोर्ट किया। गिरिराज सिंह ने कहा, हिमंता बिस्वा शर्मा जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। 400 सीटें आई तो काशी और मथुरा को लेकर जो बात बरसों से कही जा रही है उसे पूरा किया जाएगा। 200% हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं। ये पंडित नेहरू ने भारत में हिंदुओं के साथ धोखा दिया और 400 से पार जब सीट आएगा तो भारत का विकास, भारत का विरासत, काशी, मथुरा, अयोध्या जो हम कहते थे,
ये सारे के सारे विरासत को हम ऊंचाई पर ले जाएंगे। गिरिराज सिंह ने यह बात पटना में कही, रिएक्शन भी पटना से ही आया। तेजस्वी यादव ने कहा 4 फेज के चुनाव के बाद बीजेपी को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसलिए फिजूल की बातें कर रहे हैं और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप समझ ही रहे क्या हो रहा है देश में। इन लोगों के कथनी और करनी में भारी अंतर है। इन लोगों पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। केवल झूठ और नफरत के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। कंफ्यूज्ड हो गए हैं ना, सत्ता से जब बाहर जाते हैं तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं लोग। अब पता था ही नहीं, पता चला किस पे बात कर रहे हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, नौकरी, रोजगार, इस पे तो बोल ही नहीं सकते। महंगाई, गरीबी पे। इसके बाद बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने भी हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिमंता को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है, इसलिए वो हाईकमान को खुश करने के लिए और अपने नंबर बढ़ाने के लिए ऊट पटांग बातें कह रहे हैं। जब उन्होंने राजनीति शुरू की थी तो कांग्रेस पार्टी से ही शुरू की थी। उनका सेक्युलरिज्म किस तरह से बदला है और क्यों अपना नंबर बढ़ाने के लिए, हो सकता है लगता होगा कि मुख्यमंत्री के पद से हटा नहीं दे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, इसलिए इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। हिम्मता की ये बात तो मानने वाली है, वो वहां चोट करते हैं जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। विरोधी दलों के नेता कई दिन से बार बार पूछ रहे थे कि मोदी 400 सीटें क्यों चाहते हैं। आज हिमंता ने कह दिया कि देश में कांग्रेस और उसके साथियों के करप्शन को जड़ से मिटाने के लिए 400 सीटें जरूरी हैं। और यह बात गिरिडीह में हिमंता ने इसलिए कही क्योंकि आज ही झारखंड सरकार में मंत्री कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से 32 करोड़ रुपए कैश मिले थे। ईडी का दावा है कि यह पैसा ट्रांसफर पोस्टिंग और सरकारी ठेकों में करप्शन का पैसा है। विरोधी दलों के नेता इल्जाम लगा रहे थे कि मोदी 400 सीटें इसलिए चाहते हैं कि वो संविधान को खत्म कर दें। आज जब हिमंता ने यह बता दिया कि 400 सीटें लेकर वो क्या करेंगे, काशी और मथुरा में मंदिर बनाएंगे, तो हिमंता ने एक तीर से 2 निशाने किए। एक तो विरोधी दलों के सवाल का जवाब दे दिया, दूसरा अपने समर्थकों को भी खुश कर दिया और इस बात को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया योगी आदित्यनाथ ने। योगी ने जालौन और हमीरपुर की पब्लिक मीटिंग्स में कहा, इस बार चुनाव में एक तरफ राम भक्त हैं, दूसरी तरफ रामद्रोही हैं। योगी ने कहा यह चुनाव महाभारत के युद्ध की तरह है, जिसमें एक तरफ जनता पर जुल्म करने वाली अधर्मी विपक्षी पार्टियां दुर्योधन और दुशासन की तरह हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कृष्ण की तरह धर्म की पताका लिए बीजेपी के रथ के सारथी हैं। जो महाभारत में हुआ था वही परिणाम इस चुनाव का होगा। यह चुनाव बहुत स्पष्ट रूप से हो चुका है। आज सुबह सुबह मैं कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा यह चुनाव में 2 ध्रुवीकरण हो चुके हैं। मैं बोलता हूं कि खड़गे जी, देश का चुनाव ध्रुवीकरण के बीच में नहीं, ये चुनाव तो राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में हो रहा है। एक तरफ सभी रामद्रोही खड़े हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले खड़े हैं, एक तरफ देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले, पाकिस्तान का राग कलापने वाले खड़े हैं, गांव गरीब और किसान नौजवान के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय करने वाले लोग खड़े हैं। उन दुर्योधन और दुशासनों के खिलाफ आज मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के रथ का सारथी बनकर के कृष्ण की भूमिका में इस महाभारत में खड़े हैं। रामद्रोही हमेशा पराजित हुआ है, पतन को प्राप्त हुआ है। ये जो रामद्रोही हैं, ये केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इनको न जाति की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है, न देश की चिंता है, न आपकी आस्था की चिंता है, न गरीब की चिंता है, न किसान की चिंता है। मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही परिवार है।
बीजेपी के ज्यादातर नेता अपनी रैलियों में राम मंदिर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को रामद्रोही कह रहे हैं। लेकिन आज रायबरेली में प्रियंका गांधी ने लोगों से अपील की कि वो बीजेपी की बातों में ना आए, क्योंकि बीजेपी अब धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी के नेता आएंगे, आपको भगवान की कसम देंगे, आपकी भावनाओं को भड़काएंगे, लेकिन उनके चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। ये भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं आपके घरों में आके आपसे कसम खिलवाते हैं कि भगवान के नाम के लिए आप भाजपा पे वोट दो। देखिए, भगवान का नाम अलग है, राजनीति और चुनाव अलग है। कोई वोट मांगे ना, अपने काम पे मांगे। कोई भगवान आपको आके ये नहीं कहेंगे कि इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो। सारे भगवान, संत, महात्मा, गुरुओं ने क्या कहा? सच्चाई का जीवन जियो, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो, ईमानदारी से कमाई करो, ये कहा है। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि इस पार्टी को विजयी बनाओ या उस पार्टी को अपना वोट दो। आज भगवान आपके सामने आते तो यही कहते, जागरूक बन जाओ। जो अपने जीवन में देख रहे हो उसके लिए जो सुधार आ रही है, उसके लिए उसको समर्थन दो। चुनाव में हिंदू मुसलमान का मुद्दा कोई नई बात नहीं है। पिछले 50 साल से तो मैं देख रहा हूं। राम मंदिर का इशू भी बार बार उठता रहा, लेकिन इस बार एक फर्क है। इस चुनाव में बीजेपी को इन मुद्दों पर बात करने का मौका कांग्रेस और उसके विरोधी दल साथियों ने दिया। पहले कांग्रेस समेत एंटी मोदी मोर्चे की सभी पार्टियों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया। कांग्रेस के जो नेता अयोध्या गए थे उन्हें पार्टी ने साइडलाइन कर दिया, वो पार्टी छोड़कर चले गए। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कह दिया कि राम मंदिर तो बेकार बना है, इसलिए बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे पर और ज्यादा बोलने का मौका मिला। जहां तक मुसलमानों के इश्यूज का सवाल है, तो कांग्रेस ने माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देने की बात कह दी, इसे मोदी ने पकड़ लिया, इसलिए हिंदू और मुसलमान की बात हुई। इसी तरह बंगाल में ममता ने सीएए का विरोध शुरू कर दिया, लोगों को डराया, सीएए के तहत नागरिकता का फॉर्म भरा तो सिटीजनशिप चली जाएगी, और कहा कि वो बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देगी, क्योंकि इसके बाद बीजेपी एनआरसी लाएगी। ये सब मुसलमानों को परेशान करने की बीजेपी की साजिश है, यह दावा किया ममता बनर्जी ने। इसीलिए बंगाल में हिंदू मुस्लिम की बात इस लेवल पर हो गई। और इंटरेस्टिंग बात यह कि बंगाल में ममता सीए एनआरसी का विरोध कर रही हैं, और आज ही दिल्ली में सीए के तहत 300 लोगों को भारत की नागरिकता मिल गई। सीए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद आज पहली बार पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। आज दिल्ली में होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया। ये वो हिंदू हैं जो पाकिस्तान से भागकर आए थे, करीब 10 साल से दिल्ली में रह रहे थे। सीए विधेयक को वैसे तो संसद ने दिसंबर 2019 में ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन जबरदस्त विरोध की वजह से इस कानून को इसी साल मार्च में नोटिफाई किया जा सका। इसके बाद आज 300 लोगों को नागरिकता मिल गई। पाकिस्तान से आए जिन हिंदू शरणार्थियों को आज नागरिकता मिली, उनका कहना है कि ये उनके लिए एक सपना सच होने जैसा है। हमें आज नागरिकता मिली है तो बहुत अच्छा लग रहा है, और हम आगे पढ़ लिख रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, मतलब हम आगे बढ़ेंगे, हम नागरिकता मिल गई है। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। कितने समय से इंडिया में रह रहे हैं आप? हम 2014 में आए थे। वहाँ तो बहुत दिक्कतें थी, पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी, मतलब हम लड़कियाँ वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, मतलब निकलना था तो भी हम बुर्का पहन के निकलती थी वहाँ मुसलमानों का वो करके। और हम इंडिया में आए तो बहुत अच्छा हमें लगता है, हम पढ़ लिख रहे हैं, मैं अभी 11th क्लास में पढ़ रही हूँ और मैं ट्यूशन भी जाती हूँ, अपने आप से मर्जी से मतलब बाहर भी निकल सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है, मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया, मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज़ की नागरिकता मिली है हमें। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी, भारतीय केंद्र सरकार का, बीजेपी सरकार का बहुत शुक्रिया। चुनाव की वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसलिए पाकिस्तान से आए इन शरणार्थियों को
भारत की नागरिकता दिए जाने के कार्यक्रम में कोई मंत्री शामिल नहीं हो पाया, लेकिन अमित शाह ने इसे लेकर ट्वीट किया। होम मिनिस्टर ने लिखा कि मोदी की गारंटी, वादा पूरा होने की गारंटी। अमित शाह ने कहा, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज दशकों का इंतजार समाप्त हुआ। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई बहनों भाइयों को भारत की नागरिकता मिलनी शुरू हो गई। आजादी के समय जो वादा किया गया था उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा कर दिया। सीए से हर शरणार्थी को नागरिकता मिलेगी। बाद में यही बात अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में दोहराई। एनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा, कोई कितना भी विरोध करे, सीए पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा क्योंकि ये देश का कानून है। ममता बनर्जी जो हैं वो हर एक रैली में कहती हैं कि सीए का फॉर्म मत साइन कीजिए, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, और आप कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए। सत्य देखिए, आज ही मैं आपको एडवांस में समाचार दे रहा हूं। दिल्ली में प्रथम 300 लोगों को नागरिकता मिलने जा रही है। सीए देश का कानून है स्मिता जी, और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए, उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो, उनको नागरिकता मिलेगी। वैसे तो ममता बनर्जी कल तक ये कह रही थी कि वो पश्चिम बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगी, लेकिन आज जब सीए के तहत लोगों को भारत की नागरिकता मिलनी शुरू हो गई तो ममता का रुख बदल गया। ममता ने आज कहा, एक बार दिल्ली में उनकी सरकार बन जाए तो फिर वो सीए को खत्म कर देंगी। ममता बनर्जी ने कहा, यह दिल्ली में बना कानून है, दिल्ली से ही इसे हटाया जा सकता है, इसलिए बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को और देश में इंडिया अलायंस को जिताइए ताकि सीए को खत्म किया जा सके। আমরা एनआरसी করতে দেব না। हम एनआरसी, सीसीए और यूसीसी लागू नहीं होने देंगे, इसलिए हर वोट टीएमसी के साथ जाना जरूरी है। वोट को डिवाइड होने मत दीजिए। बीजेपी सरकार के जाते ही हम सीएए, एनआरसी और यूसीसी को हटा देंगे। ये दिल्ली का कानून है, दिल्ली से ही इसे हटाएंगे। हम नहीं चाहते हैं किसी और का अधिकार छीना जाए। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कैंपेन के लिए निकले। उन्होंने चांदनी चौक और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रोड शो करके कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। दिल्ली में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का अलायंस है। 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है और 4 सीटों पर केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवार हैं। चांदनी चौक से कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल, दिल्ली नॉर्थ वेस्ट से उदित राज को अपना टिकट दिया है, मैदान में उतारा है। केजरीवाल के रोड शो में जेपी अग्रवाल और उदित राज के अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के कैंडिडेट कन्हैया कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कहा, इन तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हाथ के पंजे को वोट दें और ऐसा करना जरूरी है क्योंकि अगर मोदी सरकार वापस आ गई तो उन्हें फिर जेल जाना पड़ेगा। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इंडिया गठबंधन हुआ है। 3 सीटों पे कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं, 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी वाले लड़ रहे हैं। पता है आप लोगों को? इस सीट से, नॉर्थ वेस्ट की सीट से डॉक्टर उदित राज लड़ रहे हैं। डॉक्टर उदित राज यहां से लड़ रहे हैं। यहां पे आप लोग जब वोट डालने जाओगे, ईवीएम की मशीन पे देखोगे तो जो झाड़ू वाले हैं वहां झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा। इस बार झाड़ू वाले भी पंजे पे वोट डाल देना। इनका बटन 1 नंबर पे है, 1 नंबर बटन और 1 नंबर पे लेके आना है इनको। तो अगर उस दिन आपने 1 नंबर का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहन जी अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा जेल जाना आपके ऊपर है। जब वोट डालने जाओ तो ये सोचना अंदर जब बटन दबाओगे, केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना, भेजना है कि नहीं भेजना, भेजना है कि नहीं भेजना, ठीक है?
केजरीवाल को कांग्रेस के लिए वोट मांगते देखकर हैरानी हुई, क्योंकि जो केजरीवाल आज दिल्ली में कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं, कल वो पंजाब जाएंगे, जहां कांग्रेस के खिलाफ वोट की अपील करेंगे, कांग्रेस को हराने के लिए कहेंगे। दिल्ली में जिताओ, पंजाब में हराओ। केजरीवाल कल अमृतसर पहुंचेंगे और इस मौके पर कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले में इन्वॉल्व हैं, वो सिर्फ 20 दिनों के लिए जेल से बाहर आए हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चन्नी जालंधर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। चन्नी ने कहा, दिल्ली के तरह पंजाब में भी शराब घोटाला हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसलिए केजरीवाल का पंजाब में स्वागत होने के बजाय उनका विरोध होना चाहिए। अब केजरीवाल कल पंजाब में कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे, यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर में जो बदसलूकी हुई, उसका मामला आज और उलझ गया। आम आदमी पार्टी के नेता अब किसी तरह स्वाति मालीवाल को मनाने की कोशिश में जुटे हैं। कल संजय सिंह ने कैमरों के सामने माना था कि केजरीवाल के घर पर विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की थी और अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, वो एक्शन लेंगे। आज संजय सिंह स्वाति मालीवाल से मिलने उनके घर गए। पता ये चला कि संजय सिंह के साथ दिल्ली महिला आयोग की मेंबर वंदना सिंह भी स्वाति के घर गई थी। हालांकि इस दौरान क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी तो नहीं दी गई और ना ही इस मामले पर आम आदमी पार्टी के किसी नेता का कोई बयान आया। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। आज बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के घर के पास प्रोटेस्ट किया। शाम को केजरीवाल के रोड शो के दौरान भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। आज इस मामले में स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड नवीन जयहिंद ने कहा, स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ वो सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, सब कुछ केजरीवाल के इशारे पर हो रहा है। नवीन जयसिंह ने कहा, अब स्वाति मालीवाल की जान को भी खतरा हो सकता है। दिल्ली सीएम हाउस जो आप बोलते हो, ये गटर हाउस है, पहली बात तो ये है। और ये घटना बहुत ही खतरनाक घटना है, बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि उसके घर में हुई है और जिसने भी ये की है उसकी औकात नहीं है ये घटना करने की, और उसकी जान को खतरा है, स्वाति की जान को, क्योंकि उसको डराया धमकाया गया है, वरना कोई ऐसे फोन नहीं करेगा पुलिस को, थाने में से वापस नहीं आओगा। उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। ये ना हो कल न कि स्वाति एक्सीडेंट हो गया स्वाति का, या स्वाति ने और कुछ कर लिया। बहुत गहरा मामला है, एक सांसद है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और स्वाति को बाहर निकल के आना चाहिए। वो झांसी की रानी है, मर्दानी है, वो डर नहीं सकती। अभी भी उसकी आवाज दबाई जा रही है, चुप किया जा रहा है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये मेरी पूर्व पत्नी है, इसका मामला नहीं है। पूर्व पत्नी का मामला होता ये तो अब तक जो हाथ स्वाति पे उठाया वे हाथ टूट चुके होते, और जिसने आदेश दिया, जिसने अपनी जुबान से आदेश दिया, उसकी जुबान निकाल चुके होते हम। संजय सिंह क्या है, संजय सिंह खुद कैसे राज्यसभा गया है मुझे पता है ना, और ये बात संजय सिंह को पता है वो कैसे गया है। वो तोता है यार, वो केजरीवाल का तोता है, कुछ भी नहीं है। क्या है संजय सिंह? ये सिर्फ लिपा पोती है, और अच्छी तरह उसको पता, संजय सिंह को पहले इस घटना का पता था कि ये होगी, उसको अब पूरा पता है क्या क्या हुआ है। ये सब झूठा एक्टिंग कर रहा है, वो एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहा। नवीन जैन सिर्फ स्वाति मालीवाल के फॉर्मर हस्बैंड नहीं हैं, वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रमुख रह चुके हैं। वैसे आमतौर पर हर छोटी मोटी बात पर आम आदमी पार्टी के नेता खूब बयानबाजी करते हैं, एक बात को लेकर दिन में कई बार एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, आरोप लगाते हैं। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी के केस में सब खामोश हैं और इसलिए चर्चा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं की खामोशी कहीं किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं।